मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका वीडियो 6 बनेगा। आज आपका 6th क्लास जो है सो स्टार्ट होगा डिटरमिनेंट्स का। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का जो है आपको हम होमवर्क के बारे में बता दें। पिछले क्लास तक जो हम होमवर्क दिए होंगे आप बनाए या क्या किए, लेकिन आज के बारे में आपको हम बता दें कि एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से आप बना सकते हैं, एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह से बना सकते हैं। एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं। आज 4.3 के सवाल अभी होंगे, 4.4 के भी होंगे, लेकिन 4.5 मैट्रिसेस का है इसलिए वो नहीं होगा। और पहले आप देखिए, घर में इसको बनाया कीजिए। शुरू करते हैं आज का क्लास हम। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3, 4.1 पहले ही हो चुका है, 4.2 पहले ही हो चुका है, 4.3 पे है। देखिए, डिटरमिनेंट जो पढ़ रहे हैं इसके यूज, इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो एरिया निकालने में भी होता है। एरिया कैसे निकालते हैं वो आप देखिए। जैसे कोई ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं, तो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस दिए गए हैं, तो किस प्रकार से फिर उसका एरिया निकालते हैं देखिए। ये देखिए एक ट्रायंगल है, इसके जो वर्टिसेस हैं 1 0 6 0 4 3। आपसे कहा गया एरिया निकालने के लिए, ठीक है। एरिया तो फर्स्ट क्लास में ही बोले थे कि डिटरमिनेंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी होता है। तो एप्लीकेशन देखिए, ये एरिया निकालने में हुआ है। हाफ लगा देंगे, हाफ लगाने के बाद में दो दो करके हैं, तो अगर हम यहाँ 1 0 6 0 4 3 लिखते हैं तो डिटरमिनेंट का तो आपको पता है जितना रो होना चाहिए उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ 3 रो है तो 3 कॉलम भी तो होना चाहिए ना, इसीलिए 1 1 1 लगा दिए। अब क्लियर है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू निकालना तो फर्स्ट क्लास में एक्सपेंड में सीख चुके हैं आप लोग। हाफ, इसका वैल्यू एक्सपेंड करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 1, इसको लिए इधर 1 इधर 1, 0 into 1 -3। फिर क्या करेंगे, प्लस के बाद माइनस, तो 0 के साथ कुछ भी लिखिएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, 1 को लिखेंगे इधर 1 इधर 1, तो 18 माइनस इतना यानी 18 कितना हो गया ये 18 माइनस 15, 15/2 यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। एक और एग्जांपल के द्वारा आप एरिया को देखेंगे। एक ट्रायंगल है, उसके जो वर्टिसेस हैं वो है K0 4 0 0 2, ठीक है। आपसे कहा गया है कि इसका K का मान निकालने के लिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, K का मान लाना है, ठीक है। K का मान लाना, लेकिन साथ में ये भी दिया हुआ है कि एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स है। एरिया दिया हुआ है। चलो, एरिया अगर दिया हुआ है तो एरिया हम कैसे निकालेंगे जी, हाफ लगा करके। फिर इसको क्या करेंगे, K 0 4 0 0 2, फिर क्या करेंगे 1 1 1, तो ये कितना हो गया ये 4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 4 2 8, इधर गया तो मॉड में है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मॉड में है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको, तो K है जैसे लिखा हुआ, तब इसको क्या करें हम, इसको एक्सपेंड कर रहे हो, इधर 1 इधर 1, तो 0 -2,
प्लस माइनस प्लस माइनस 0, फिर प्लस माइनस प्लस 8। ये सब जो भी है मोड के अंदर में है, ठीक है। तो मोड के अंदर में है, इसको एक्सपेंड करेंगे हम, -2k प्लस में 8 इज इक्वल टू कौन हो गया 8। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मोड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू में -2k प्लस में 8, यानी -2k को वही रहने दीजिए, तो प्लस माइनस 8 -8, यानी एक बार तो 8 में से 8 गया 0 और एक बार हो जाएगा -16। तो -2k इज इक्वल टू ये आया, तो k का मान एक बार 0 आएगा और एक बार 8 आएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से कह दूं आपको, हम एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का आपका हो चुका था। 4.2 फुली बना सकते हैं आप। 4.3 में जो यूज है एरिया का वो आप देख सकते हैं, इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको फिर भी कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता रहे एक्सरसाइज 4.4 जो एनसीईआरटी में है उसके बारे में। 4.4 में माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में बोलेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। तो माइनर एंड कोफैक्टर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना जी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। स्टार्टिंग का फर्स्ट क्लास में आप देखिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हो चुके हैं। अब आप आइए एक्सरसाइज 4.5 जो कि अभी नहीं हो पाएगा इसलिए कि ये मैट्रिसेस का है। पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपका मैट्रिसेस स्टार्ट भी हो जाए। तो 4.5 में मैट्रिसेस का यूज है, इसीलिए अभी ये नहीं करेंगे, ओके। अब चलिए एक्सरसाइज 4.6 के बारे में बात करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज है। अभी हम एक साथ, ये तो संभव नहीं है कि एक साथ ही जो है, जैसे मान लो एनसीईआरटी का फुली सॉल्व हो जाए, पहले इसका प्रयास कीजिए, उसके बाद में जब वो बन जाए तब केसीना को देखिए। केसीना बहुत आसान है, आप उसको देखिएगा, लेकिन क्लास की तरह ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम 2-2 घंटा क्लास लेकर के उसको पूरा क्लियर करें आपको हम, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे करते जा रहे हैं कि हाँ आज ये बनाइए, अगले क्लास में ये बनाइए, उस प्रकार से आप चलेंगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। 4.6 में देखेंगे एनसीईआरटी। पहले इसका कुछ थ्योरी जान लीजिए आप। ये देखिए हम लिख रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जैसे a1x b1y c1z इज इक्वल टू में d1। एक इक्वेशन ये हो गया, a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू में d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू में d3, ठीक है। अब देखेंगे आप, ये जो तीन जो इक्वेशंस लिए हैं हम, ये जो तीन जो इक्वेशन हम लिए हैं, इसमें आप देखिएगा डेल्टा अगर हम बोले तो कैसे लिखना चाहिए।
x के आगे x का जो कोफिशिएंट, y का जो कोफिशिएंट है, z का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, डेल्टा तैयार हो जाएगा। a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर हम डेल्टा 1 बोलते हैं तो डेल्टा 1 यहां 1 लगने का मतलब ये हो गया, ये जो आरएचएस में जो आप देख रहे हैं d1 d2 d3, ये अगर आरएचएस जो कि d1 d2 d3 है वो अगर कॉलम 1 में आ जाए और कॉलम 1 से ये हट जाए, जैसे आप देखिए यहां आ गया d1 d2 d3 और बाकी जो है एज इट इज, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें डेल्टा 2 का, तो डेल्टा 2 कैसे तैयार होगा देखेंगे आप। ये देखिए डेल्टा 1 में क्या कहते हैं आपसे, ये जो d1 d2 d3 है वो कॉलम 1 को रिप्लेस करके आएगा, उसी तरह से डेल्टा 2 के समय कॉलम 2 को रिप्लेस करके लिखेंगे। जैसे यहां लिखिए हम d1 d2 d3, तो बाकी जो है कॉलम 1 a1 a2 a3 वो एज इट इज रहेगा, कॉलम 3 भी एज इट इज रहेगा। अब डेल्टा 3 की बात करते हैं आपसे, तो डेल्टा 3 का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको कि हम जो है d1 d2 d3 को यहां लिखेंगे, तो यहां a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस तरह के सिस्टम का हम क्या करना चाहते हैं, ये सब क्यों लिखे हैं, ये सब इसलिए लिखे हैं कि आप जरा देखिएगा इस दो शब्द को। एक तो हम लिख रहे हैं कि आप इसको नोट में भी डाल सकते हैं, पहला पॉइंट, अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसका कि आप डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 किस प्रकार से लिखा जाता है, सो आप समझ गए। पहला पॉइंट, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, देन द गिवन सिस्टम, देन द गिवन सिस्टम हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या है इसका? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मींस व्हाट? वन और मोर देन वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? वन और मोर देन वन सॉल्यूशन। ओके, फिर से पढ़ दे, आपने डेल्टा निकाला और डेल्टा का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, then the given system has consistent solution, that means one or more than one solution. Second point, if delta is equal to 0 and at least one of delta 1 delta 2 delta 3 is non-zero, क्या लिखे हैं दिखाया दे रहा होगा, if delta is equal to 0 and at least one of delta 1 delta 2 delta 3 is non-zero, then the given system has inconsistent solution. Inconsistent solution, that is no solution. No solution. ठीक है। तीसरा पॉइंट, डेल्टा भी 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0, ठीक है, डेल्टा भी 0 एंड ये सब भी 0, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक बार फिर से बता दें आपको, ये तीन तरह के इक्वेशंस आप देख रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस सिस्टम में डेल्टा कैसे निकाला जाता है वो आपने देखा। डेल्टा 1 का मतलब ये d1 d2 d3 है ना आरएचएस में, उसको हटा देंगे, कॉलम 1 में रख देंगे, ठीक है। फिर कॉलम 2 में अगर इसी को d1 d2 d3 को रखेंगे तो डेल्टा 2 कहलाएगा, फिर कॉलम 3 में रख देंगे तो डेल्टा 3 कहलाएगा। अब तीन बातें हम नोट में लिखा है। क्या लिखा है? अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मान लो तुम सॉल्व किए, सॉल्व करते समय स्टार्टिंग में ही डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, then the given system has consistent solution. Consistent solution means one or more than one solution. Second point, डेल्टा 0 है और at least one of at least मतलब कम से कम कोई एक अगर नॉन जीरो हो जाए
कम से कम कोई एक अगर नॉन जीरो हो जाए, then the given system has inconsistent solution, that is no solution. मेरे आवाजों से भी आपको क्लियर हो जाता होगा, आप ठीक से सिर्फ सुनिए। डेल्टा अगर जीरो है और कम से कम कोई एक भी नॉन जीरो आ जा रहा है, then the given system has inconsistent solution, that is no solution. अब दो केस हो गया, तीसरा केस में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा जीरो है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 वो भी सबका सब जीरो है, तो ऐसे अवस्था में सिस्टम को क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, अब हम इसके ऊपर में एग्जांपल देंगे एक या दो, उसको आप देखेंगे, यही आपका एक्सरसाइज 4.6 का लाएगा। 4.5 क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसमें मैट्रिसेस का यूज है, मैट्रिसेस नेक्स्ट क्लास में, उसका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। देखिए आपके बुक का पहला सवाल होगा एससीईआरटी में, 1 से लेकर 6 तक आप बना सकते हैं जो अभी थ्योरी पढ़ाया गया उसके आधार पर में। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को बना सकते हैं जो अभी थ्योरी पढ़ाया गया उसके आधार पर में। 7 से लेकर के आप नहीं बना पाएंगे, उसका थ्योरी अभी नहीं दिए हैं, या वो मैट्रिसेस में होगा, ये भी आप समझिए, नहीं दिया मतलब मैट्रिसेस में होगा। 1 से 6 तक 4.6 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। अब इसमें आप पहला एग्जामिन द कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, ठीक है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी मतलब जांच करना है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। x प्लस इक्वेशंस का नाम लिखिएगा ना, x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 3। सर z नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि z नहीं है तो क्या होगा, अरे z नहीं है तो डेल्टा 3 नहीं निकलेगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकलेगा। तो सबसे पहले आप डेल्टा निकालिए, आराम से देखिए, सिर्फ देखते रहिए, बस अपने आप हो जाएगा। डेल्टा में क्या बोलते हैं, x के आगे y के आगे z के आगे जो रहेगा लिखने, आप z नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ कितना हो गया, x के आगे कौन है 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। चलिए इसका वैल्यू बोलिए कितना होगा, एक्सपेंशन करना सिखाया ना एक्सपेंशन पहली क्लास में, 1 into 3 3 और फिर -4, ये कितना हो जाएगा, ये -1। ये क्या 0 के बराबर तो नहीं हुआ ना, तो 0 के बराबर नहीं है। तो अब आगे चल के क्या करेंगे, जब पहला ही पॉइंट सेटअप हो गया कि डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है, then the given system has consistent solution, that is consistent solution, that is consistent solution मतलब one or more than one solution। ओके, इसको आप देखिए, क्वेश्चन सेकंड, 2x minus y is equal to 5, x plus y is equal to 4। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी मतलब जांच करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए डेल्टा को देखते हैं, डेल्टा कैसे निकलेगा, x के आगे जो कोफिशिएंट है वो, y के आगे जो है वो, यहाँ 1 यहाँ 1। अब ये बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया जी, 3 हो गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0। इसका जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तो 0 के बराबर नहीं ना है, तो फर्स्ट पॉइंट का सेटअप हो गया। अगर ये 0 के बराबर होता, अगर ये 0 के बराबर होता तब ना आप सेकंड पॉइंट चेक करते कि अरे डेल्टा 1 को देख लेते हैं क्या आ रहा है, या डेल्टा 2 को, डेल्टा 3 को, है ना। अब डेल्टा ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब आगे आप क्यों चलिएगा, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर given system has consistent solution। ओके, इसको बनाया कीजिए, ठीक है, खूब बनाया कीजिए। कोई दिक्कत है आप हमसे मोबाइल पर में फोन से भी पूछ सकते हैं, कभी भी किसी सवाल को पूछ सकते हैं। बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, तब दूसरे भी फायदा उठा पाएंगे और हमको भी लगेगा कि मेरा मेहनत सार्थक हुआ है। अदरवाइज हमको लगेगा कि हम कराए जा रहे हैं। तो आप बढ़िया से इसको बनाइए, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको, आज बस इतना ही।